हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। मैं यहाँ पे आपको फिज़िक्स के 5 चैप्टर्स हैं वो सारे कंप्लीट करवाऊँगी। एज यू कैन सी कि आई हैव प्रिपेयर्ड स्लाइड्स फॉर यू फॉर दिस चैप्टर. You can also note down your notes from here, and if you want a quick reason from here, this is also useful for you too. अब यहाँ पर हम सभी बोर्ड्स के बारे में ही बात करेंगे, चाहे आपका हरियाणा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, आपको ये स्लाइड्स बेनिफिशियल ही रहेंगी। ऐसे कि यहाँ पर हमारे पास 20 स्लाइड्स हैं, तो हम ये एक दिन में चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसे 2 वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहाँ से आई थी? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सबसे पहले हमें किसने बताया था? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें बहुत से लोगों ने बताया, बट जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो क्लाउड्स में से बिजली चमकती है, हम बोल रहे हैं बिजली चमक रही है, अब वो वाली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। वहीं पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फिर रब करके स्टार्ट किया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, एंड इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। अब जो मैं बात कर रही थी रब करके किसी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। कैसे? सबसे पहले इन्होंने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब किया, और जब उन दोनों को फिर पास लेके आए, रब करने के बाद पहले दूर ले गए फिर पास लेके आए, तो उन्हें पता चला, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात कर रहे हैं, देन ही गेट टू नोज कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे एटम में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ ने ग्लास रोड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपने तरफ। तो जिस मटेरियल पे से इलेक्ट्रॉन्स चले गए उसका नेगेटिव चार्ज चला गया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उसके पास कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस तरह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज आया। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्योंकि कूलम ने इन्हें बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये चार्जेस हैं, और चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ प्रॉपर्टी करते हैं चार्जेस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमारे पास पता है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्जेस होते हैं। अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज लें और एक नेगेटिव चार्ज लें, तो ये दोनों एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड ऑन अदर साइड अगर मैं 2 सेम चार्जेस ले लूँ, लाइक चार्जेस, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाउ? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी ना किसी के पास तो थे जब हमने रब किया, वो ग्लास रोड से सिल्क के पास ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन्स नए तो प्रोड्यूस नहीं हुए ना, वहाँ पे एक मटेरियल का चार्ज दूसरे मटेरियल के पास ट्रांसफर हुआ है जस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जितना नेचर में है उतना ही रहेगा। अगर सपोज सिल्क ने ग्लास रोड ने +2 चार्ज लिया, तो उसने -2, दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? अगेन 0। पहले भी 0 ही था। तो ओवरऑल सम हमेशा जो है कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। थर्ड, अभी हमने जैसे ऐड किया, इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव हैं। अगर मैं प्लस में प्लस ऐड करूं या माइनस में माइनस, जैसे आप एल्जेब्रिक ऐड करते हो ना, +2 -1 = +1, वैसे। लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज से मतलब क्या हुआ हमारा? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है हम उसे नंबर में गिन रहे हैं, 1 2 3। सपोज ग्लास रोड से एक सिल्क पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ,
तो उसका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, 2.5 ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे किसी बॉडी पे, इज इक्वल टू, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उससे। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस पे आपके एमसीक्यूज़ में भी काफ़ी, मैंने बहुत बार देखा है सीबीएसई में एमसीक्यूज़ में ये वाला पार्ट ले लेते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम बात करें, अगर इसकी पोलैरिटी की भी बात करें तो यहाँ एक माइनस और आ सकता है क्योंकि ये माइनस में होता है चार्ज। सेम चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है पर वो प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में पास हुए जा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो जो उन इलेक्ट्रॉन्स में जो वो फ्लो कर रहे हैं उनके फ्लो की वजह से करंट बनता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब दो डिवाइसेस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को कुछ पोटेंशियल चाहिएगा ना काम करने के लिए, एनर्जी देनी पड़ेगी उसे। वो एनर्जी किससे मिलती है, सेल से, एक बैटरी से। सेल बोलते हैं, सेल होती है उससे पोटेंशियल मिलता है, और जो बैटरी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बोलते हैं। बहुत सारी सेल्स अगर लाइन में लगा दें तो वो बैटरी बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हम सेल की बात करें वो ऐसे बनती है, जो छोटे वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव है, जो बड़े वाला टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यहां से भागेंगे दूर और यहाँ पे आएंगे। लेकिन जब हमारे साइंटिस्ट को ये चीज़ पता थी तो उन्होंने अपने हिसाब से लगा लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन उस साइन को या उस फॉर्मूले लॉ को बोला जाता है जो हम अपने ईजी रखने के लिए सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे डेफिनेशन आ गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, आई से नोट करते हैं करंट को, आई इज इक्वल टू क्यू चार्ज बाय टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। यहाँ पर मोस्टली यूनिट्स आपको 10th क्लास में ऐसी मिलेंगी, जिस साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया उसके बारे में लिखा, पता किया, उसी के नाम पे उसकी यूनिट रख दी। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हुई, एम्पियर। एम्पियर ने इन्हें डिस्कवर किया था, कैपिटल ए से लिखते हैं। और अगर सपोज मुझे किसी सर्किट के अंदर अगर मुझे क्या करना हो, इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करना हो, तो मैं किससे मेज़र करूँगी, एमीटर से। एमीटर उस डिवाइस का नाम होता है, इस तरह उसका सिंबल होता है। आगे हम बात करेंगे इनकी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपका एक न्यूमेरिकल जुड़ सकता है। और न्यूमेरिकल्स की टेंशन मतलब जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं 2 वीडियोस न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही बनाऊंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन फ्रॉम फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन ए फील्ड। सपोज यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा मेरा, उसका फील्ड क्या होता है, जहाँ जहाँ उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सके। इतनी दूर तो वो अपना दिखाएगा ना कि मैं हूँ, मुझे फील करो। सपोज यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, मुझे नहीं पता कहाँ है, यहाँ से मुझे इस फील्ड के अंदर लेके आना है। यहाँ से यहाँ तक लाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही इस पॉइंट पे लाई, यहाँ पे लाने के लिए ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब इस रिपल्शन को रोकने के लिए मुझे खुद कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, रुक की वर्क डन करना पड़ेगा कि रुक यहाँ पर, तो फोर्सली मुझे रोकना पड़ेगा इसे। जो मैंने यहाँ पर फोर्सली इसे रोका है यहाँ पर, उसे क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो यहाँ पर जितने चार्ज पे जितना काम किया जाता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल।
और पोटेंशियल डिफरेंस इससे ज़्यादा अलग नहीं है। सपोज ये चार्ज यहाँ पे था, इसे फिर और अंदर लेके जाना है। अब ये पॉइंट भी हमें पता है, ये पॉइंट भी हमें पता है। इन दोनों पॉइंट्स की वजह से अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है, बस पॉइंट्स डिफरेंट हो जाते हैं इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज, और इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी? वोल्ट। और अगर मुझे किसी सर्किट में मेजर करना है कितना पोटेंशियल है, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं कैसे मेजर करूंगी? वोल्ट मीटर की हेल्प से। अभी हम एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से पास हो, ऐसा कॉन्टिन्यूस जिसमें से लगातार पास हो और क्लोज्ड हो। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट उठाया आपका। इसमें एक ये सेल लगी हुई है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। एक एमीटर लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है एमीटर, और वोल्ट मीटर पैरेलल में, और एक रेजिस्टेंस और ये वायर्स इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें। इससे क्या होगा? सेल क्या देगा? यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करवाएगा। हम चाहे तो यहाँ पे सपोज एक बल्ब लगा सकते हैं, करवाना हो या कुछ भी ऐसे, ये एक सर्किट बन जाता है हमारा। अब हम हर चीज़ को जैसे पर्टिकुलर डायग्राम्स में नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं? उनके सिंबल्स ले लेते हैं। अब मैं बैटरी बनाने बैठूँ तो मेरा वहाँ बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना, पेपर में मुझे सिर्फ सिंबल्स बनाने हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स हैं जो हम बना सकते हैं। अगर मुझे एक सेल दिखानी है कैसे बनती है, तो वो कैसे बनेगी? ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। एक बैटरी बनानी है तो बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो ये ऐसे बनेगी। एक स्विच बनाना है, स्विच जो घरों में लगे होते हैं वो ऑन भी होते हैं ऑफ भी होते हैं। अगर वो ऑफ है, ओपन का मतलब होता है वो कटा हुआ है, मतलब ओपन है, वो खुला हुआ है, इससे समझो। तो अगर हमें ओपन बनाना है तो बीच में डॉट नहीं लगाना। और अगर क्लोज का मतलब क्या होता है? वो पूरी तरह से उसकी तारें जुड़ रखी हैं, पूरा क्लोज्ड है सर्किट। अब क्लोज्ड में तो करंट फ्लो करेगा ना, तो वो ऐसे बनेगा। कोई वायर ज्वाइंट करनी है, पॉइंट से ज्वाइंट करेंगे। वायर क्रॉस करनी है, सपोज इसमें के ऊपर से वायर निकल रही है पर आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया। बल्ब कैसे बनाएंगे? बल्ब ऐसे बनाएंगे, रजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर ए से, वी से, और गैल्वेनोमीटर भी से भी क्या मेजर करते हैं? करंट ही मेजर करते हैं, बहुत स्मॉल करंट हो अगर। ठीक है जी। अब वही हमने बोला था वोल्ट मीटर और एमीटर में डिफरेंस देंगे। वोल्ट मीटर क्या होता है? जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और एमीटर क्या होता है? जो हमारा करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाएगा, एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। इसका रीजन दूंगी, इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पहले आपको चैप्टर समझना पड़ेगा इसके लिए। वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो। नेक्स्ट, ओम्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में कैसे? सपोज पूछ लेंगे डिफाइन ओम्स लॉ, स्टेट इट्स ग्राफ, और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल दे देंगे जोड़ के। तो इस तरह 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारी किसी सर्किट में हम कितनी पोटेंशियल दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमारा करंट कितना आएगा। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज आर, और आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मैंने ग्राफ भी बनाया। ग्राफ क्या होता है? जब दोनों ही लीनियर है एक दूसरे के, तो दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओम्स लॉ कब एप्लीकेबल नहीं है? ओम्स लॉ तब एप्लीकेबल नहीं है जब किसी जगह की फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाए। फिजिकल कंडीशन इन द सेंस टेम्परेचर या प्रेशर चेंज हो जाए उस जगह का, उस सर्किट का। अब जैसे ये क्या है, इसमें यह दिखाया है कि अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग ग्राफ बनता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा ग्राफ ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा ग्राफ नीचे की तरफ आता जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब कितने भी वोल्टेज दे दो करंट बहुत कम आएगा। रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट।
रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। सपोज कोई आपको सपोज कोई गली में से निकलना है, उसमें आप 10 कुत्ते खड़े हैं, एक दूसरी गली में भी है, वहाँ से भी निकल सकते हो, वहाँ पे सिर्फ एक कुत्ता खड़ा है, कोई एक डॉग है, तो आपको इजी कौन सी वाली जगह होगी? जहाँ पे 1 डॉग है, उसको रेजिस्ट करना आसान है। यानी कि जो वो डॉग्स हैं आपके लिए वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, आपको रोकने का काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारा मेटल होता है जिसमें से करंट पास हो रहा होता है, करंट किसकी वजह से पास होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में कुछ चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, रोकती हैं। उन चीज़ों की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। ठीक है। अब इंसुलेटर में से कोई करंट पास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा होता। तो यहाँ पर ओम्स लॉ से आर का फॉर्मूला तो निकल ही गया था, V/I। अब ये ओहम लॉ की वजह से रेजिस्टेंस के बारे में पता चला, तो इसकी SI यूनिट क्या हो गई? ओहम। ठीक है, ये डेफिनेशन है, अगर आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, जैसे आपको मैंने वही एग्जांपल दिया कि आपको एक गली में से जाना है। अब उस पर किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? सपोज आपके पास दो पाथ हैं जाने के लिए, एक ये पाथ है और एक ये पाथ है। ये ज़्यादा लंबा है, आपको किसको क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा? इसे। यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ होएगी उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, जितनी दिक्कत होएगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितनी बड़ी वायर होगी उतना करंट कम होके जाएगा। अब हमें जितनी लंबी जगह क्रॉस करनी पड़ेगी उतनी हमारी एनर्जी कम हो जाएगी ना। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सपोज एक ये वायर है, लेंथ सेम है दोनों की, और एक ये वायर है। इसमें तो सपोज हो सकता है कि ये वायर इतनी पतली हो कि इसमें से मैं जाते जाते इसमें इधर उधर स्ट्राइक करती जाऊं, भिड़ती चली जाऊं, तो ये मेरे लिए मुश्किल होगी। पर जितनी खुली जगह होगी, कि जितनी वाइड होगी वो जगह, उसको जाने में उतनी आसानी मिलेगी, उतना रास्ता मिलेगा। तो मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। यानी कि हमारा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस के। थर्ड, डिपेंडेंट ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता ही है, वो एक अलग चीज़ है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पर हमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स ही कंसिडर करने हैं, दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को मिक्स कर देंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमेशा कांस्टेंट लगाएंगे, तो R इज इक्वल टू रो L/A, where rho is the resistivity of the material। सपोज हमारी कॉपर की वायर है, तो पूरी दुनिया में आप कितनी मर्जी कॉपर उठा लो, उनकी रेजिस्टिविटी सेम मिलेगी। रेजिस्टिविटी सिर्फ एक तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। सपोज पहले कॉपर की वायर थी, फिर एल्यूमिनियम की, तो कॉपर एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग अलग हो जाएगी। दूसरा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम रो की क्या निकालें, SI यूनिट निकाले, तो वो क्या आएगी? रो का फॉर्मूला निकालो यहाँ से। अच्छा, RA/L। R की क्या थी? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो हमारी रो की यूनिट क्या बची? ओहम मीटर। ठीक है। देखो अब हम पहुँच गए यहाँ पे स्लाइड नंबर 14 पे। अब क्या होगा? अब हमारी 6 स्लाइड्स और बच गई हैं इसमें, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी, तो वो टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना प्रिपेयर करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इससे रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो प्लीज़ मुझे बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।